मतलब एनसीईआरटी है उसको कर जाओ। दो चीज के अलावा आपको कुछ नहीं करनी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर जाओ अच्छी तरीके से, और आप एनसीईआरटी को कर जाओ, और आपको कुछ नहीं करनी, ठीक है। और नोट्स के अंदर दोनों चीज मैंने आपको दे रखी है, टाइम आपके पास काफी है, XYZ और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके कैचुए के बारे में। देखिए कैचुआ क्या काम करता है, ये क्वेश्चन आपका सीटेट के एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा गया। क्वेश्चन दे दिया आपको, और क्वेश्चन देने के बाद कह दिया कि इसमें आपको सही कथन को चुनना है, सही स्टेटमेंट को चुनना है, और फिर उसके बाद दे दिया केवल ए बी सही, बी सी सही, सी डी सही। तो सबसे ज्यादा कैचुए से संबंधित पिछली बार जो ऑनलाइन एग्जाम होता है ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अब देखिए कैचुआ क्या होता है, कैचुआ जमीन में छेद बना देता है। जब वो जमीन में छेद बना देता है तो मिट्टी को मुलायम कर देता है, पोली कर देता है, और जमीन को इन छेदों से क्या होता है, हवा मिलती है, और हवा मिलने के साथ साथ पानी मिल जाता है। यह क्वेश्चन आपका कम से कम नहीं तो मेरे ख्याल से 3 से 4 बार आपका पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। क्या काम करता है केचुआ, जमीन में छेद बना देगा, और छेद बनाने के बाद मिट्टी को मुलायम कर देगा, और इन छेदों से क्या मिलेगी, मिट्टी को हवा मिलेगी और पानी मिलेगी, और मिट्टी कैसी बनेगी, फर्टाइल यानी उपजाऊ बन जाएगी। पहली चीज समझिए आप लोग कि देखो मिट्टी के लिए कितना फायदेमंद है, कौन है, केचुआ। उसके अलावा केचुआ जो होता है वो मरी हुई पत्तियों को और पौधों को खाता है, और इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। अब केचुआ क्या होता है, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, मले गरे सड़े जितनी भी चीजें होती है, उनको केचुआ खा जाता है। केचुआ क्या कहता है किसान से, ला भाई जितना भी सड़ा गला सारी चीजें मैं खाऊंगा भाई उनको, ठीक है, ला यार तू मुझे दे, और उनको खा जाता है, ठीक है, पत्तियां दे दो, सड़ा गला जो भी चीज दे दो। जब उनको खाता है और जब उनका वो मल निकलता है, तो मल निकलने से क्या होता है, वो खाद बनती है, और उसी खाद को आपको वर्मी कंपोजिट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट के नाम से उस खाद को जाना जाता है, जो बड़ी महत्वपूर्ण होती है किसके लिए, आपकी खेती के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। इसमें महक भी आपकी नहीं आती, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट आपकी कई कई बार पूछी गई है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लो आपके सीटेट के एग्जाम के लिए भी, ठीक है। तो ये होती है आपकी वर्मी कंपोस्ट होती है, ठीक है। ये आपकी हो गई। क्या पूछा, कैसे पढ़े 120 नंबर आ जाए, और कैसे पढ़े, सिंपल सा काम है यार। सीटेट के लिए सिर्फ 4 घंटे पढ़ लो और कुछ नहीं पढ़ना। डेली तो अपने 1 घंटे मेरी क्लास पढ़ लो, और डेली 3 घंटे नोट्स में से पढ़ लो, बस 4 घंटे बहुत है सीटेट के लिए। 5 घंटे भी मैं नहीं कहूंगा आपको, इतना कर लो आपके लिए काफी है, ठीक है। अभी सीटेट एग्जाम दूर भी है आपका, ठीक है, और कुछ नहीं करना। 1 घंटे क्लास में से पढ़ो, 3 घंटे नोट्स में से पढ़ो, बस काफी है आपको, ठीक है। मैं कहा था वर्मी कंपोस्ट पड़ता, आप लोग समझ गए, मतलब सड़े गले पदार्थों को खाकर उनके मल से ये मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। इसलिए किसानों को कहा जाता है, इसको किसानों का मित्र कहा जाता है, किसानों का फ्रेंड कहा जाता है। देखो वर्मी कंपोस्ट आ गया आपका, क्या आ गया, वर्मी कंपोस्ट यानी वर्मी कल्चर आ गया, या केचुआ पालन भी इसको कहा जाता है। तो केचुआ का समझ में आ गया। अब बात करते हैं चीटिया के आ जाते हैं। एक बच्चे ने शुरुआत में कमेंट करा था ना कि सर चीटिया एक दूसरे के पीछे चलती है। अब देखो अब बात आ गई चीटियों की, अब चीटियों के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं चीटियों के ऊपर चीटियां क्या काम करती है। चीटियां मिलजुल कर रहती है, और चीटियों का काम बटा रहता है। रानी चीटी तो अंडे देती है। अब देखो काम कैसे बटे होते हैं, काम देखना इनके। रानी चीटी अंडे देती है, सिपाही चीटी बिल का ध्यान रखती है, और काम करने वाली जो चीटियां होती है वह भोजन ढूंढ कर लाती है। अब क्या हो गया सर, चीटे कहां गए, चीटे पता नहीं कहां चले जाते हैं, सर्च करना कभी चीटे कहां चले गए। यहां पर आपको चीटियां चीटियां देखने को मिलेगी। चीटियां चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती है। जो शुरुआत में उसने बच्चे ने कहा वो बिल्कुल सही बात थी कि चीटियां क्या होती है, चलते समय कुछ गंध छोड़ती है, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चीटियों को रास्ता मिल जाता है। आपने देखा होगा चीटियां एक लाइन में ही चलती रहती है, आप बीच में कुछ भी खड़ा कर दो। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, जितनी भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं ना, जो चीटियों की जो लाइन चलती चली आती है ना, उनके बीच में कुछ ना कुछ कभी खड़ा करा होगा। मैंने भी कभी खड़ा करा है, जैसे पेन हो गया, चीटियों की लाइन के बीच में खड़ा कर दिया। अब जब ये खड़ा कर दिया तो उधर से घूम के आ जाएगी, ये इधर से घूम के आ जाएगी, ठीक है। ये काम सभी ने अपने बचपन में अभी ना कभी करा है। तो देखो बीच में कुछ भी खड़ा कर दो, इधर से चीटी आ रही है तो इधर से घूम के आ जाएगी, या इधर से घूम के आ जाएगी। आप कुछ भी करके देख लो, उसका बेसिकली रीजन है जो आगे चीटी चल रही है वो गंध छोड़ती जा रही है, और वो पीछे वाली उसको फॉलो करती चली जाती है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए इस पॉइंट के बारे में। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है जो पहरेदार चींटी है एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरी चींटी को पहचान लेती है। ये पॉइंट हो गया। चींटियां खाने की चीजों को अपने बिल में जमा करती रहती है। और देखो एक बात और बता दूं, जो चींटी होती है ना, अपने वेट का लगभग कई गुना वेट उठा लेती है। चींटी इतनी सी रहती है ना, उससे कई गुना वेट उठा के ले जाती है अपने वेट का, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं सामाजिक कीट की। देखिए ये पहली बार देखने को मिला सामाजिक कीट। सामाजिक कीट ये पहली बार ऑनलाइन एग्जाम में देखने को मिला, वरना इससे पहले कभी भी ये पिछली बार ऑफलाइन एग्जाम में नहीं आया सामाजिक कीट। वैसे ही आपका एनसीईआरटी में क्लियर दिया हुआ है, सामाजिक कीट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट पता नहीं आज तक सीबीएसई वालों ने क्यों नहीं पूछा। देखो सामाजिक कीट क्या होता है, आपको इसके नाम से पता चल रहा है, सामाजिक कीट। ठीक, सामाजिक कीट क्या होता है, ये वे कीट होते हैं जो एक ही प्रजाति के साथ एक समुदाय में या एक कॉलोनी में या एक ही बस्ती में रहते हैं, वो होते हैं सामाजिक कीट। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग एक कॉलोनी में रहते हैं, जो मानव रहता है, ह्यूमन रहता है, वो एक कॉलोनी में एक समुदाय में रहता है, ठीक है। तो सामाजिक कीट इस तरीके से हम भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे दीमक हो गया, एक साथ रहते हैं, एक कॉलोनी में एक बस्ती में एक समुदाय में रहते हैं। ततैया हो गए, ठीक है, मधुमक्खियां हो गई और चींटियां हो गई। तो ये सभी क्या है, ये सामाजिक कीट है। और एज इट इज क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है, तो 3 ऑप्शन तो एग्जामिनर ने इनमें से दे दिया और एक पता नहीं कोई नेगेटिव ऑप्शन दे दिया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि इनमें से सामाजिक कीट आपको कौन कौन से। ठीक, तो फ्रेंड्स आपके ऑफलाइन एग्जाम सीटेट में 20 अगस्त को कुछ नए क्वेश्चन पूछे गए थे जानवरों से संबंधित।
तो हम उन टॉपिक को भी कवर करते हुए चलते हैं जो नए टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं जानवर से संबंधित। तो सबसे पहले बात करते हैं पराजीविता और सहजीविता के बारे में। इनसे आपके 2-3 क्वेश्चन ऑफलाइन एग्जाम में पूछे गए थे। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके पराजीविता के बारे में। वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं और उन्हें अपना फ़ायदा उठाते हैं, उनसे अपना फ़ायदा उठाते हैं, और जिन जीवों पर ये आश्रित होते हैं उन्हें आपका क्या करते हैं, नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो ऐसे जीवों को कहते हैं परजीवी जंतु। जैसे कि आपका जोक हो गया, आपका जू हो गया, आपका अमरबेल हो गया, आपका एंटमीबा और आपका फिताकृमि जो आपका केंचुए की तरह होता है और अमीबा का एक प्रजाति है। तो अब इसे समझ लेते हैं आसान भाषा में। आपने देखा होगा जोंक, जू, अमरबेल और फिताकृमि, इन तीनों से आप भली भांति परिचित होंगे कि जोंक जो होता है आपका, ये आप तालाब में गए होंगे या आपने अनुभव किया होगा या आपने देखा भी होगा कि जो जोंक होता है ये शरीर से चिपक जाता है और खून चूसने लगता है। तो ये है पैरासाइट, जो दूसरों पर आश्रित तो है लेकिन उन्हें नुकसान भी आपका पहुंचा रहा है। तो इन्हें ही कहते हैं परजीवी जंतु। इसी तरह आपका जू होता है जो आपके बालों में होता है, ये भी खून चूसता है। और अमरबेल जो होता है ये एक बड़े वृक्ष पर जो है लदा रहता है, आपने देखा होगा अमरबेल। तो ये भी अमरबेल जो है दूसरे वृक्ष से जो है अपना भोजन बनाता है। और जोंक, जू, अमरबेल ये सभी हैं पैरासाइट यानी परजीवी जंतु। अब आते हैं कि पराजीविता किसे कहते हैं। तो नीचे देख सकते हैं, तो जब एक जीव को फायदा होता है तथा दूसरे अन्य जीव को नुकसान होता है तो इस प्रक्रिया को ही या इस संबंध को ही पराजीविता कहते हैं। जब एक जीव दूसरे पर आश्रित होता है और उसे नुकसान पहुंचाता है तो इसे परजीवी जंतु कहते हैं और इस संबंध को पराजीविता कहते हैं। जैसे आपका जोंक, जू, अमरबेल और एंटमीबा और फिताकृमि। आई होप आप समझ गए होंगे पराजीविता क्या है। अब आते हैं सहजीविता पर। सहजीविता यानी सिम्बायोसिस, जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं उन्हें सहजीवी यानी सिम्बायोटिक कहते हैं तथा इस प्रकार के संबंध को सहजीवन कहा जाता है और पौधों का यह गुण सहजीविता कहलाता है। जैसे आपका हो गया मटर का पौधा और राइजोबियम जो आपका एक जीवाणु होता है जो मटर के पौधे के जड़ में पाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। इसी प्रकार लाइकेन में शैवाल, फफूंदी और या फफूंदी को इंग्लिश में कहते हैं मिल्ड्यू सहजीविता के उदाहरण हैं। और इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है जिससे आपको एकदम पूर्णतः जो है समझ में आ जाएगा वो उदाहरण है आपका बगुला और भैंस का संबंध। ये उदाहरण जो है आपका सहजीवी का संबंध का एक अच्छा उदाहरण है। बगुला और भैंस में सहजीवी का संबंध सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जिसमें दोनों को लाभ मिलता है। बगुला भैंस की पीठ पर बैठकर उसके शरीर पर पलने वाले कीड़ों, मक्खियों, अन्य परजीवियों को खाता है जो भैंस के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अब यहाँ बगुले के विषय में ये नहीं कहा गया है कि बगुला भैंस के विषय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, बल्कि ये कीड़ों, मक्खियों और अन्य परजीवियों के विषय में कहा गया है। इसमें बगुले को पोषण मिलता है और भैंस को संक्रमण से बचने में मदद भी मिल जाती है। तो जो भैंस के शरीर पर जो कीड़े, मक्खी या अन्य परजीवी होते हैं उसे कहते हैं पैरासाइट, और जो बगुला है इन कीड़ों, मक्खियों और अन्य परजीवियों को खाता है इसे कहते हैं, बगुलों को कहते हैं सहभोजी। यानी वो क्या कर रहा है कि भैंस का जो समस्या है उसको समाप्त भी कर दे रहा है, यानी उसके कीड़ों, मक्खियों और अन्य परजीवियों को खा भी ले रहा है और भैंस को कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है। तो बगुला हो जाएगा सहभोजी और जो कीड़े, मक्खियाँ तथा अन्य परजीवी हो जाएंगे वो हो जाएंगे पैरासाइट। आई होप आप समझ गए होंगे कि परजीविता और सहजीविता क्या होती है। कन्फ्यूज नहीं होना है। परजीविता में एक दूसरे पर आश्रित तो एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित तो रहता है लेकिन उसे नुकसान पहुंचाता है, और सहजीविता में क्या होता है कि एक दूसरे पर निर्भर तो रहते हैं लेकिन कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं। तो ये दोनों में कॉमन सा अंतर है, कन्फ्यूज नहीं होना है। आई होप आप लोग इन दोनों को समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं जानवरों से संबंधित कुछ एनसीईआरटी पॉइंट आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं, इनको देख लेते हैं। तो देख सकते हैं जानवर, एनिमल, ये सभी आपके एनसीईआरटी पॉइंट है और इसमें से आपके ऑफलाइन एग्जाम में 2 क्वेश्चन बने थे। तो क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब ये सभी पॉइंट आपको याद होंगे और इन सभी पॉइंटों के बारे में आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा।
सबसे पहला पॉइंट देख सकते हैं आपका, जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वह उनके बालों के रंग के कारण होता है। ध्यान रखिए, उनकी त्वचा के रंग के कारण ये नहीं होता है, ये उनके बालों के रंग के कारण होता है। ये क्वेश्चन आपके ऑफलाइन एग्जाम में पूछा गया है, ऑनलाइन में ये क्वेश्चन नहीं आया था। लेकिन जब पहले ऑफलाइन एग्जाम होता था, बाद में आपका 2 साल ऑनलाइन हुआ है, लेकिन अब फिर से ऑफलाइन हो गया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। दूसरा पॉइंट देख सकते हैं, दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं। तो जो दिन में जागने वाले जानवर होते हैं वो कुछ ही रंग आपका देख पाते हैं, सभी रंगों का ज्ञान उनके पास नहीं होता है, या उनकी आंखें जो है सभी रंग देख नहीं पाती हैं जो जानवर दिन में जागने वाले होते हैं। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली देखते हैं। तो जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं वो हर चीज़ को कैसी देखते हैं, किस कलर की देखते हैं, सफ़ेद और काली देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका, जैसे आपका हो गया उल्लू या फिर चमगादड़। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट पर, बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे कि छिपकली। अब छिपकली आपने अनुभव किया होगा कि अभी इस समय आप देख रहे होंगे अपने घरों में, तो जो छिपकली है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये कब मिलती है आपको, जो है गर्मियों में देखने को मिलती है, ठंड में देखने को अभी आप ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगी छिपकली आपके घर में। अगला पॉइंट, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगल में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है, जैसे कि कुत्ते हो गए, चिड़िया हो गई इत्यादि। तो ये सब क्या करते हैं कि भूकंप या तूफान आने से पहले इनके पास जो है संकेत पहुंच जाता है, क्योंकि ये भूमि पर चलते हैं और भूमि से जब तरंगे आती हैं तो इनको पता लग जाता है कुछ अजीब होने वाला है, तो इसीलिए ये पहले से जो है सतर्क हो जाते हैं। अगला पॉइंट देख सकते हैं, जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है, तो इनमें भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति है, और कई जानवरों की पूरी अपनी भाषा है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। अगला पॉइंट, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे अंडे देते हैं। तो जिन जानवरों के बाहरी कान होते हैं, शरीर पर बाल होते हैं, वे बच्चे देते हैं। तो इसका सबसे सीधा उदाहरण है मनुष्य। अगला पॉइंट देख सकते हैं, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं, जैसे कि आपको हो गई मुर्गी, सांप, अंडा इत्यादि, सांप इत्यादि, क्योंकि ये अंडे देते हैं, ये बच्चे नहीं देते हैं। और जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, जैसे कि आपकी चमगादड़ हो गई। अगला देख सकते हैं, स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल का पाया जाना और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियों मेलियन, इनकस व स्टेपिस का होना प्रमुख है। तो देख सकते हैं, स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल पाया जाता है और कान के मध्य भाग में 3 हड्डियां होती हैं, मेलियन, इनकस और स्टेपिस। सबसे छोटी हड्डी भी होती है कान की, स्टेपिस। अगला देख सकते हैं, यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दें तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग ऑल मैमल्स के जंतु बच्चे देते हैं, तथा जिन जानवरों में यह नहीं पाए जाते वे अंडे देते हैं। जो अभी ऊपर हमने पॉइंट आपको समझाया वही है आपका। जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में बहुत गहरा संबंध होता है। जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उनके सुनने की क्षमता भी अधिक होती है, जैसे कि हाथी अब क्या हो गई, हाथी में जो है आपके जो है सुनने की क्षमता जो आपकी होती है वो आपकी बहुत ही ज़्यादा होती है। हाथों को कान के पीछे रख कर आवाज़ ज़्यादा साफ या सुनाई देती है। इसका अनुभव भी आपने किया होगा, या आपने अभी तक नहीं किया है तो आप वीडियो अभी देख रहे हैं तो ऐसे कान के पीछे हाथ रखिए तो आवाज़ आपको क्या होगी, ज़्यादा सही साफ सुनाई देगी। तो यही बात यहाँ पे पॉइंटेड की गई है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, जो नए पॉइंट आपको पूछे गए थे आपके ऑफलाइन सीटेट के एग्ज़ाम में, उतना हमने सब आपको बता दिया है। तो जो नए पॉइंट हैं इनको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, और सहजीविता और पराजीविता को आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पिछली बार आपके ऑफलाइन एग्जाम में 20 अगस्त को जो आपका हुआ है उसमें बना था। तो पराजीविता क्या होता है, पराजीविता आश्रित होता है, हानि पहुंचाता है। सहजीविता आश्रित तो होते हैं एक दूसरे पर मगर हानि नहीं पहुंचाते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।